तो इस क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट्स को आगे बढ़ाते हुए डिटर्मिनेंट के आगे के टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं एंड उस टॉपिक का नाम है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो देखो एडजॉइंट और इनवर्स दीज आर इंटरकनेक्टेड, क्योंकि आपने इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एक तरीके से निकालना सीखा हुआ है जो मैट्रिक्स चैप्टर था उसमें यूजिंग ट्रांसपोज, बट विदाउट ट्रांसपोज वी कैन ऑल्सो फाइंड inverse of a matrix by a formula that is A inverse is equals to adjoint of A upon A determinant। ध्यान रखना ये मैंने लिखा है adjoint of A and A determinant। अब बात आती है adjoint of A होता क्या है। देखो आप लोगों ने ये निकालने सीखे हुए हैं कोफैक्टर्स, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स A11। जैसे अगर आपको कोफैक्टर्स निकालने होते तो आप निकाल लेते थे ना A11, A12, A13, A21। अब क्या होता है ये भी एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं A22, A23, A31, A32, A33। देखो ये भी एक मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है और ये कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स है। अगर और आपके पास जो ओरिजिनल A था वो मान लो अगर ये A11, A12, A13, ये आपके पास अगर एक मैट्रिक्स था, आपने इसके क्या निकाल दिए कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर आप इस कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स का कर दो ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मतलब रोज को कॉलम बना दो, कॉलम को रोज, तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकलता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा आपका, एडजॉइंट ऑफ ए विल बी ऑलवेज बी इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। फिर से देख लो क्या किया है, नॉर्मल मैट्रिक्स से आपने कोफैक्टर्स निकालने सीखे हैं, उन कोफैक्टर्स का अगर आप उन कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बना के ट्रांसपोज कर दो तो आपको जो मिलता है वो क्या मिलता है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब बात आती है एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसकी एक डेफिनेशन भी है वो भी हम लिख सकते हैं। डेफिनेशन लिख लो, डेफिनेशन क्या है एडजॉइंट की, द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ऐसे लिखा है ए आई जे से रिप्रेजेंट किया है और कोई भी एक वो हो सकता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, ध्यान रखना, इज डिफाइंड एज द, यहाँ पे बेशक आप स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लो थोड़ा क्लियर रखने के लिए, इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए आई जे। ध्यान रखना ये जो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए आई जे लिखा है कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स है, कैपिटल ए से कोफैक्टर्स डिनोट होते हैं, ए आई जे एम इंटू एम लिख लो इसको भी, ये भी एम इंटू एम ही हो जाएगा, सेम ऑर्डर का बनेगा, वेयर ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ए आई जे। ठीक है, और इसको डिनोट किससे करते हैं हम, ए डी जे ए, इससे डिनोट किया जाता है एडजॉइंट ऑफ ए। नोटेड डाउन फर्स्ट। अब हम लोगों ने एडजॉइंट ऑफ ए पढ़ा है तो इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला भी पढ़ना पड़ेगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये है, अगर आप किसी मैट्रिक्स को उसी के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करो या फिर वाइस वर्सा, मतलब एडजॉइंट को ए से मल्टीप्लाई करो, ए को एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करो या एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है, तो हमेशा आंसर क्या आएगा आपका, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ ये बनेगा। मतलब आंसर हमेशा आपका क्या आएगा, जो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ना वो मल्टीप्लाई होके आ जाएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, यानी कि ये जो आपका बनेगा ना, दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स, दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स, तो हमेशा ऐसा आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे भी वैसे हम ले सकते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल आप लेना चाहो, बट इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है अभी हमें। ठीक है, स्टिल
इसका प्रूफ एग्जाम में आता नहीं, बट मैं आपको इसका एक बार करा रहा हूं मैं प्रूफ। देखो आपको एक चीज बता रखी है कि जो मैट्रिक्स ए होता है इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ध्यान से देखना भाई। इसका प्रूफ करा रहा हूं मैं, थ्योरम 1 2 1 3 A2 1 2 2 A2 3, राइट। और आपको ये भी पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, A11 A12 A13 A21। अब आप खुद सोचो, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा। देखो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन आपने सीखी है, A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12 प्लस A13 इंटू A13। पहला टर्म ये बना, राइट। अगला टर्म क्या बनेगा, देखो अगला टर्म बनेगा A11 A21, फिर ऐसी A12 A22, फिर प्लस A13 इंटू A23। देखो ऐसे ही थर्ड टर्म भी बनेगा। थर्ड टर्म क्या बनेगा, A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33। ऐसे ही सारे टर्म्स बनेंगे। अब एक चीज यहाँ पे आपको दिमाग लगाने वाली चीज क्या है, ये जो है ना, ये आपका डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला ही तो बन गया। आप डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालते हो, A11 इंटू को फैक्टर्स ऑफ A11 ही तो निकालते हो। अगर आपको याद हो डिटर्मिनेंट आप ऐसे ही निकालते हो। तो ये यस देखो सर, आपका, हाँ तो ये आपका क्या बन जाएगा तो ये मॉड आप ए देखोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट बन जाएगा ये, ए डिटर्मिनेंट। अब आपको याद करना पड़ेगा, लास्ट क्लास में मैंने आपको डिटर्मिनेंट की क्लास में एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि अगर किसी एलिमेंट की एक पर्टिकुलर रो उसी रो को छोड़ के दूसरी रोज के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होके सम करती है तो वो जीरो आता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये आ जाएगा आपका जीरो। सिमिलरली ये वाला टर्म भी आपका आ जाएगा जीरो, ऐसे ही ये वाला टर्म जीरो आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे ना, ये बनेगा A21 इंटू A21, ये भी आपका ए डिटर्मिनेंट बनेगा। ये आपका ऐसे आ जाएगा जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे। तो देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, ध्यान रखना ये मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स के अंदर पूरे में से ही कॉमन लेना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो ए डिटर्मिनेंट कॉमन आ गया, यहाँ बचा इतना। तो देखो ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो आपका फाइनल आंसर सॉल्व होके क्या आया, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट। ये हो गई आपकी थ्योरम प्रूफ। अब हम लोग एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, एंड इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड ना एक नंबर का एमसीक्यू आना तो बहुत हाई चांसेस है, आ सकता है इसमें। और इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या है, ध्यान रखना, एडजॉइंट ऑफ ए है ना, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हो, ध्यान रखना, एडजॉइंट ऑफ ए का अगर आप डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, अब ये सिर्फ मैट्रिक्स नहीं रहा, आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हो तो वो किसके बराबर होगा, नॉर्मल जो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है उसकी पावर n-1। और n जो है ना ये होता है ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसका एक क्वेश्चन बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे क्वेश्चन आ गया, इफ एडजॉइंट ए, ऐसे नहीं, इसको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड if a determinant is 5 of order 3 by 3 of matrix, a determinant है उसका 5, ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड, आपको बोलेंगे फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट, ये फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं। तो आप क्या करोगे, सीधा आंसर लिख दोगे, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू इसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की पावर n-1, और n की वैल्यू यहां से कितनी निकालोगे, 3, n की वैल्यू होगी 3 -1। अब a डिटर्मिनेंट 5 दे रखा है,
यानी 5 की वैल्यू 5 की पावर 3 - 1 यानी 5 का स्क्वायर दैट इज 25 इज द आंसर। ध्यान रखना ये होएगा आपका आंसर। अब हम लोग इसका प्रूफ भी करेंगे एक बार, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1 आया कैसे। देखो आपने इससे पहले कभी थ्योरम पढ़ा था, एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है उसका मल्टीप्लिकेशन अगर आप ए के साथ ही कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा, राइट। अब मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो देखो ये क्या लिखा जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। अब मैंने ऑर्डर 3 सेलेक्ट कर लिया ना, तो मैं जब इस ए डिटर्मिनेंट को उस ऑर्डर 3 वाले मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो ये बन जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं ना दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेने वाला हूं। देखो ये भी एक मैट्रिक्स बनेगा, ये भी एक मैट्रिक्स ही है, ये भी एक मैट्रिक्स है, तो अब मैं दोनों साइड टेकिंग डिटर्मिनेंट्स ऑन बोथ साइड, ये हम कर सकते हैं इसमें ऑन बोथ साइड। तो देखो ये क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए होल डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू ये बन जाएगा, ये सॉरी यहाँ पे डिटर्मिनेंट का साइन। अब देखो ये डिटर्मिनेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट। और यहां से देखो अब ना इंपॉर्टेंट चीज, ये अब डिटर्मिनेंट है तो फर्स्ट रो से ए डिटर्मिनेंट कॉमन अलग आएगा, सेकंड रो से ए डिटर्मिनेंट अलग कॉमन आएगा, थर्ड से अलग, तो ये बन जाएगा क्यूब। और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 1 0 0 0। और ध्यान रखना आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 1 होता है, आप वैल्यू भी निकाल लोगे तो आपको मिल जाएगा 1। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आया, ए का क्यूब माइनस दिस इंटू 1, तो ये देखो ए की पावर कितना बन गया, 2 बन गया। 3 ऑर्डर था इसीलिए ए का स्क्वायर बना है। अब सोचो अगर 4 ऑर्डर होता तो यहाँ से 4 कॉमन आते तो ए की पावर 4 होता और ये वाला जो डिवाइड है वो कम कर देता उसको एक, तो ये 4 - 1 बनता, दैट इज 3 3। बन जाता, राइट। तो ये है इसका प्रूफ। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं इसका, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बहुत सिंपल चीज है। अगर आपका कभी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 0 तो देन इट इज नोन एज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। और ध्यान रखना अगर आपको कभी भी इनवर्स निकालना है तो वो क्या होना चाहिए आपका, नॉन सिंगुलर होना चाहिए, दैट इज ए डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और इसका सिंपल लॉजिक इसलिए भी है, अभी जो मैंने आपको एक चीज बताई थी ए इनवर्स निकालने का तरीका, मैंने आपको बोला था एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट होता है। अब खुद एक बात सोचो, अगर ए डिटर्मिनेंट 0 आ गया आपका तो ये तो इनफाइनाइट हो गया, तो ए इनवर्स तो आप निकाल ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए अगर नॉट आपको अगर ए ये जो ए डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 है तो सिंपल एक बात है कि इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। अभी सिंगुलर अगर वो है, देखो नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन अगर सिंगुलर नहीं है तो इनवर्स जो है ना, मतलब सिंगुलर है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी एंड नॉन कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी के बारे में बात आएगी, वो मैं अभी अगले टॉपिक में कराऊंगा, इसमें वो मिक्स हो जाएगा। वरना जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना 3 वेरिएबल्स वाली, तब मैं आपको वो चीज क्लियर करूंगा। अभी के लिए आपको बस इतना सोचना है कि अगर आपको ए इनवर्स निकालना है तो आपका ए डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर नहीं आता तो आप इनवर्स नहीं निकाल सकते, डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप देखो हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले ए इनवर्स निकालने का, और ये है आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 24। तो इसमें क्या है, आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है एंड दैट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ठीक है। एंड देन वेरीफाई दैट, देखो आपको यहाँ पे बोला ये भी वेरीफाई करो, ए
into adjoint of A is equals to this. ये वेरीफाई करना है. Also find A इनवर्स. तो देखो ये वेरीफाई मैं नहीं करवा रहा अभी क्योंकि ये आप कर ही लोगे वेरीफाई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली. ठीक है, मेन काम है इसमें एडजॉइंट निकालना. एडजॉइंट निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? कोफैक्टर्स की. तो माइनस सबसे वन पहला कोफैक्टर. काम जो होगा ना इसके अंदर, आपको इसके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे. तो कोफैक्टर्स कैसे निकालोगे? A11. तो अगर मैं याद दिला देता हूँ, -1 की पावर 1 + 1 होता है. फिर इसके बाद इस टर्म को, इस कॉलम को छोड़ो, इस वाले कॉलम को छोड़ो, यहाँ से देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई. 4 4 जा 16, 16 - 9 दैट इज 7. तो ये आ गया 7. A12 -1 की पावर 1 + 2. तो देखो सेकेंड वाला ये जो है ना एलिमेंट, इसके कॉलम को, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रो को छोड़ के इन दोनों को मल्टीप्लाई करो. 4 × 1 4 -3 × 1 3. यहाँ ध्यान रखना ये आ जाएगा नेगेटिव. -1 की पावर ऑड नंबर मतलब नेगेटिव, तो ये आपका आ जाएगा -1. तो सिमिलरली जब आप इसके सारे निकाल लोगे, A13 भी निकाल लो, A21 A22 A23 A31 A32 A33. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ. A13 जो आपका निकलेगा ये निकल रहा है -1. A13 भी -1 आ रहा है. A21 आ रहा है -3. फिर आपका 1, फिर ये आ रहा है 0. फिर A31 है -3. फिर है ये 0 एंड देन ये आता है 1. आपको मैंने बताया हुआ है कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है. एडजॉइंट ऑफ ए होता है अगर आप इसको लाइन में लगा दो 1 1 1 2, इसको ऐसे लिखो, इसका ट्रांसपोज. तो मैं ना डायरेक्ट ट्रांसपोज करके लिख रहा हूँ. तो ट्रांसपोज के हिसाब से 1 1 वाला टर्म यहाँ पे, 1 2 वाला देखो मैं यहाँ नहीं लिख रहा, यहाँ लिख रहा हूँ -1 1 -3 1 0. इसीलिए देखो मैंने 1 1 1 1 2 1 3 ऐसे नहीं लिखे जान के, मैंने इसलिए लिख दिया ताकि मैं इसको एज इट इज कॉपी करके यहाँ लिख सकूँ. तो ये जो आया ना आपका, ये आया एडजॉइंट ऑफ ए. अब एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा जब भी ये क्वेश्चन आए ना आपको करने के लिए, तो सबसे पहले ना ये करने से पहले भी आप हमेशा ए डिटर्मिनेंट निकालना. क्या पता यही 0 आ जाए, आपको निकालने की जरूरत ही ना पड़े ए इनवर्स. तो सबसे पहला स्टेप होगा आपका डिटर्मिनेंट निकालना. तो डिटर्मिनेंट निकाल लो, कितना आएगा? तो ये आएगा आपका 16 - 9, फिर -3, 4 - 3, फिर +3, 3 - 4. तो ये देख लो आपका आ रहा है 7, फिर -3, फिर -3 दैट इज 1. तो ये जो आपका आ रहा है 1 आ गया, और ये 1 है यानी कि इट इज नॉट इक्वल टू 0. तो नॉट इक्वल टू 0 है तो यानी कि नॉन सिंगुलर है. और अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर क्या होएगा? इसका इनवर्स पॉसिबल है. तो आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया. अब आपका काम बहुत सिंपल है. ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखो, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए, डिटर्मिनेंट लिखो. यहाँ पे आप लिखोगे 7 - 3 -3 -1 1 0 -1 0 1. इतना आ गया अपॉन 1. अब देखो अगर ये अपॉन 2 होता ना तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स है ना इससे 2 से डिवाइड हो जाता. एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं कि अगर 1 की जगह होता ए डिटर्मिनेंट 2, तो ये बन जाता 7/2 -3/2 -3/2 -1/2 1/2 0 -1/2 0 1/2. क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो ये सारे के सारे एलिमेंट से डिवाइड हो जाता. राइट. तो ये आपका इतना आ गया. ए इनवर्स की वैल्यू यही आ जाएगी क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे तो एज इट इज सेम आ जाएगा. अब क्या है, ये तो हो गया एक इनवर्स निकालने का तरीका. और भी तरीके हैं इनवर्स निकालने के, लेकिन वो क्वेश्चन अलग टाइप के होंगे. जैसे आपकी बुक में ही है एग्जाम्पल नंबर 26, और कुछ आपके क्या कहते हैं इसमें ही होंगे, क्या कहते हैं आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस होंगे ऐसे. तो एग्जाम्पल 26 क्या है? शो दैट द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स दे रखा है 2 3 1 2, सेटिस्फाई द इक्वेशन a² - 4a + i = 0. तो पहले तो इसने बोल दिया आप इसको शो करो, क्या कहते हैं = 0 का मतलब ना ये 0 मैट्रिक्स है, इसको शो करने के लिए बोल दिया. ये तो आप इजीली शो कर दोगे. अब आगे क्या बोलेगा? ये कह रहा है यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स. देखना फर्क समझना.
आप ए इनवर्स एक नॉर्मल तरीके से निकाल सकते हो, एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, फिर ए डिटर्मिनेंट निकालो, फिर फॉर्मूले में पुट करो, लेकिन इस क्वेश्चन में एक कंपल्शन बोलिए कि इस इक्वेशन का यूज करके करना है। तो देखो सबसे पहली चीज, मैं एक चीज डायरेक्ट कर रहा हूं, ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए, राइट। तो ये आपका आएगा 2 3 1 2 मल्टीप्लाई 2 3 1 2। जब आप इसको देखो मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 4, 3 1 3, फिर 3 2 6, 3 2 6, 2 1 2, 2 1 2, 3 4, ये इतना बन रहा है 7 12 4 7, राइट। ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, आप इसमें पुट करो और आप पहला पार्ट तो इजीली कर ही लोगे। तो मैंने ए स्क्वायर की जगह ये लिख दिया 7 12 4 7 माइनस, मैं देखो 4 इंटू ए को डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये जो ए है ना इसमें पूरे को 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 4 2 8, 4 3 12, 4 8, आगे लिखा है प्लस आई। तो आप देख लो 7 माइनस 8 प्लस 1 0 ही आ जाएगा, 12 माइनस 12 0, 4 माइनस 4 प्लस 0 0, 7 माइनस 8 प्लस 1 अगेन 0, तो ये 0 मैट्रिक्स बन गया। तो ये आपका आरएचएस के बराबर आ गया, दिस इज डन। ये आपका हाफ पार्ट प्रूव हो गया। अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है इसका, आपको इस इक्वेशन का यूज करके ए इनवर्स निकालना है। तो देखो इसका एक ही तरीका है, ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में ना आई आपको जरूर देंगे, इस आई का यूटिलाइजेशन आपको करना है। कैसे करना है बता देता हूँ, इस आई को हमेशा आरएचएस में लेके जाओ, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4a इज इक्वल्स टू माइनस आई। अब आपका नेक्स्ट स्टेप पता है क्या होगा, मल्टीप्लाई, ऐसे करना, पोस्ट मल्टीप्लाइंग ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब बाद में मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, देखो दोनों साइड आरएचएस और एलएचएस दोनों में, 4 इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू माइनस आई इंटू ए इनवर्स। अगर आप ध्यान दोगे ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए और यहाँ पे ए इनवर्स, तो ये जो ए इंटू ए इनवर्स बनेगा ये तो आई बन जाएगा, ए इंटू आई क्या होता है, ये बन जाएगा आपका सीधा सीधा ए। आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम ना हो। माइनस ये बन जाएगा आई, 4i बन जाएगा, ये ए इंटू ए इनवर्स तो आई होता है, और यहाँ पे आई इंटू ए इनवर्स बन जाएगा माइनस ए इनवर्स। तो देखो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आप क्या करोगे, ए है ना ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ए की जगह क्या लिखोगे 2 3 1 2, माइनस 4 आई की जगह लिख दो आई, ये नेगेटिव ए इनवर्स है, अभी ध्यान रखना। तो यहाँ से नेगेटिव ए इनवर्स की वैल्यू देखो कितनी आती है, 2 माइनस 4 दैट इज माइनस 2, 3 माइनस 0 3, फिर 1 माइनस 0 दैट इज 1, 2 माइनस 4 दैट इज माइनस 2, ये आपकी वैल्यू इतनी आई, ये माइनस, अब ये माइनस साइन इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको ए इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी 2 माइनस 3 माइनस 1। तो आपने बिना एडजॉइंट ऑफ ए वाले तरीके से ए इनवर्स निकाल दिया यूजिंग दिस इक्वेशन। आपको एक्सरसाइज के अंदर 3 ऑर्डर में भी मिल जाएगा एक क्वेश्चन, ए स्क्वायर की जगह ए क्यूब लिखा होगा, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। आपने इतनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, सब कुछ इसी के लिए पढ़ा था, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस के लिए। तो इसमें आपको कुछ चीज बता देता हूँ। इसमें देखो एप्लीकेशन मतलब यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस को लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स या इन 2 वेरिएबल्स सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। तो देखो जैसे अगर लीनियर इक्वेशन गिवन इस फॉर्म में a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। यहाँ पे ना हम क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में सेपरेट करते हैं, कोएफिशिएंट का, इन जितने भी वेरिएबल्स हैं इनके कोएफिशिएंट का एक मैट्रिक्स अलग बनेगा। तो ये बनेगा a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ध्यान रखना
अब इसमें जो वेरिएबल है, देखो वेरिएबल 3 ही है, इन वेरिएबल्स का अलग बनेगा, ये बनेगा x y z। ध्यान रखना इसको कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो बनेगा आपका ये, इसको हम b से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कांस्टेंट वाला पार्ट है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे d1 d2 d3। तो देखो हमने सारी चीजें यूज कर ली। अब क्या है, ये जो है ना, हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख के दिखा सकता हूँ आपको कि a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू बी। देख रहे हो, कोएफिशिएंट इंटू वेरिएबल्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो ऐसे ही कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स इंटू वेरिएबल का मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ये जो कांस्टेंट का मैट्रिक्स, राइट। आपको वैल्यू निकालनी है एक्स वाई जेड की, ध्यान रखना इसको हमें सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन को, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड। तो देखो यहाँ पे बन जाएगा ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, ये बन जाएगा आपका आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इंटू एक्स होएगा, मतलब ये तो खत्म ही हो गया, यहाँ पे सिर्फ एक्स रह गया, तो एक्स की वैल्यू आएगी ए इनवर्स बी, राइट। अब देखो इसका यूज कैसे होगा, क्वेश्चन के अंदर आपके पास कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज होंगी, a1 की जगह कुछ होगा, b1 की जगह कुछ होगा, सेम इसकी भी वैल्यू होंगी आपके पास। अब क्या आएगा, ध्यान रखना ये 3x3 का बनेगा, ये 3x1 का बनेगा, राइट। अब a इनवर्स भी 3x3 का ही आएगा, राइट, ये 3x1 का। अब यहाँ पे देखो, अगर आपके पास A मैट्रिक्स होगा तो ऑफ कोर्स आप A इनवर्स निकाल सकते हो। A इनवर्स कैसे निकालोगे, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन A डिटर्मिनेंट से निकाल लोगे। उस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, वो भी 3x3 का आएगा और ये 3x1 का है, तो देखो जो निकलेगा आंसर उसका ऑर्डर 3x1 होगा, और वही वैल्यू आपकी होगी एक्स वाई जेड। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपका आंसर ऐसा आता है कुछ 312, तो आप इसको ऐसे लिखोगे एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 312, और इससे पता चल जाएगा एक्स की वैल्यू है 3, वाई की वैल्यू है 1, जेड की वैल्यू है 2, ठीक है। अभी मैं इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से कराऊंगा, इतना नोट करो। अब मैंने आपको एक चीज बोली थी जब मैं आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स करा रहा था, कि इसमें कुछ केसेस आएंगे। अब देखो, अब आपने अगर इक्वेशन को समझ ही लिया है, यहाँ पे ध्यान दो, आपने ना इक्वेशंस दो टाइप की पढ़ी होंगी, एक होती है कंसिस्टेंट, एक होती है इनकंसिस्टेंट। पहले इन दोनों के मीनिंग जान लो। कंसिस्टेंट का मतलब होता है या तो यूनिक सोल्यूशन हो, यानी आप इसको सॉल्व कर सको और एक्स वाई जेड की एक यूनिक वैल्यू निकाल लो, जो कि इन क्वेश्चंस में होएगा। दूसरा होता है मोर देन वन, सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन हो या तो मोर देन वन हो या वन हो, तो दोनों केस में हम बोलेंगे कंसिस्टेंट है इक्वेशन। लेकिन अगर नो सोल्यूशन आता है, उस केस में हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ये आपका 10th क्लास की लीनियर इक्वेशन में भी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का भी पंगा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो केसेस बताता हूँ। यहाँ पे केस 1 क्या बनेगा आपका, इफ A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसको ऐसे ना लिख के मैं ऐसे लिखता हूँ। जो मैट्रिक्स होते हैं उसके दो केसेस बनते हैं, एक बनते हैं नॉन सिंगुलर का, एक बनता है सिंगुलर का। नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है, ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो आपका इसमें सिर्फ इतना जानने का है कि अगर ऐसा होता है तो ये तो होएगा आपका इनवर्स एग्जिस्ट, सीधा सीधा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब दूसरा केस क्या आता है कि अगर ये सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर होने पे ना दो केसेस बनते हैं। ध्यान रखना, जब भी ये सिंगुलर आएगा ना और आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा, तो आप क्या करोगे, हमेशा आप इसकी वैल्यू निकालोगे। इस केस में फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, जो भी आएगा ना उसको मल्टीप्लाई करना बी से, ठीक है। तो इसमें भी दो केसेस बनते हैं,
ध्यान रखना, एडजॉइंट ऑफ ए तो निकालोगे, उसको अगर आप बी से मल्टीप्लाई करते हो और ये कोई और वैल्यू आ जाती है जीरो के अलावा, मतलब जीरो मैट्रिक्स के अलावा कुछ और मैट्रिक्स आ जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा? सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, नो सोल्यूशन एंड इनकंसिस्टेंट। ध्यान रखना, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लीकेशन विद मैट्रिक्स बी अगर इज नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो नो सोल्यूशन। अगर एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बी ये अगर आपका आ जाता है इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, तो इसका मतलब, इसके ना दो मतलब निकाले जा सकते हैं। ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। यानी ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है, मतलब कंसिस्टेंट भी अगर ये हुआ ना तो इसमें होंगे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, या फिर इसके कोई सोल्यूशन नहीं निकलेंगे। दोनों चीज पॉसिबल है। तो आप इसमें ना कभी ऐसा आ जाता है तो आप लिख सकते हो इट मे बी कंसिस्टेंट एंड इट मे नॉट बी कंसिस्टेंट, ठीक है। तो यानी कि इस केस में तो अगर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंट हो सकता है और मे बी इनकंसिस्टेंट हो। और ध्यान रखना इस केस में क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन है, आपका सोल्यूशन यूनिक ही आएगा। और जो यूनिक सोल्यूशन है ये हमेशा क्या होता है, कंसिस्टेंट। तो ये एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि अगर जैसे एक कंडीशन दे देंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, पहले बोलेंगे एक सिंगुलर मैट्रिक्स है ए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल्स टू आ रहा है जीरो, तो वो आपको बोलेंगे क्या होएगा, आपका आंसर ये होगा इट मे बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। या फिर आप ये भी उसमें ऑप्शन आ सकता है इट मे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन और नो सोल्यूशन, दोनों में से कुछ भी हम बता नहीं सकते। लेकिन अब मैं ना इसके पीछे आपको एक बेसिक बता देता हूँ क्यों होता है ऐसा। आपने अभी यहाँ पे देखा था, मैंने आपको ये लिखवाया था x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी लिखवाया था। तो देखो ए इनवर्स आपको मैंने क्या लिखवाया था, याद हो तो, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू दिस, ठीक है। अब एक बात सोचो, अगर ये इज नॉट इक्वल टू जीरो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपको एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। देखो अगर ये ए डिटर्मिनेंट जीरो आता है यानी इनफाइनाइट वाला केस आया, लेकिन ऊपर वाला टर्म अगर देखो, ऊपर वाला टर्म ध्यान देना जीरो नहीं है, जीरो नहीं है यानी कि कुछ भी हो सकता है, कोई ना कोई मैट्रिक्स कुछ भी हो सकता है, नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, तो डिनोमिनेटर तो आपका यही आ रहा है जीरो, ऊपर चाहे कुछ भी हो। तो इस केस में तो आप कुछ सॉल्व ही नहीं कर सकते, कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल सकता। और दूसरे केस में अगर ये आता है तो ये बनता है जीरो बाय जीरो की फॉर्म, है ये भी नॉट डिफाइंड, लेकिन इसमें दो चीजें हैं। ऊपर का टर्म अगर अगर आपको पता हो, जैसे मैं अगर जीरो बाय ए लिख दूं तो ये तो जीरो ही आता है। तो इसमें ना हमेशा ध्यान रखना, मैथमेटिक्स में हमें शुरू से ये चीज पढ़ाई जाती है, वन बाय जीरो नॉट डिफाइंड, जीरो बाय जीरो नॉट डिफाइंड, बट ये दोनों भी बहुत अलग टाइप के नॉट डिफाइंड है। इसमें तो कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, इसमें दो चीजें होती है, एग्जिस्ट कर भी सकती है नहीं भी कर सकती, लेकिन आप पता ही नहीं लगा सकते जो चीज एग्जिस्ट कर रही है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये भी नॉट डिफाइंड दो टाइप के हैं, जीरो बाय जीरो इज डिफरेंट, वन बाय जीरो इज डिफरेंट। इस केस में जीरो बाय जीरो फॉर्म बनती है, इस केस में वन बाय जीरो। ये थोड़ा टेक्निकल चीज थी, एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाता, बट मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है इसको। अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे इसी से रिलेटेड, एग्जाम्पल नंबर 28 है आपकी बुक का। इसमें आपको बोला है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। तो आपको इक्वेशंस दे रखी है 3x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 8, एंड जो दूसरी दे रखी है वो है 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 1, तीसरा दे रखा है 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 4। आपका काम क्या है, इसको जल्दी जल्दी से पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करना। देखो इसकी कोएफिशिएंट क्या है, 3 माइनस 2 3, 2 1 माइनस 1, 4 माइनस 3 2, ठीक है। इसके बाद x तो आपको यही लेना है, x y z, क्योंकि कोएफिशिएंट ये जो है वेरिएबल्स यही है। अब आपको इसमें b की वैल्यू क्या लेनी है, b लेना है 8 1 4। आपका काम क्या है, a इनवर्स निकालना। a इनवर्स के लिए सबसे पहले आप a डिटर्मिनेंट निकाल लो,
तो ए डिटर्मिनेंट देख लो क्या निकलता है, तो आप इसको सॉल्व करोगे, -3, 4 और 4 8, 8 2 जा 16, प्लस में आ जाएगा -6 एंड 4 10, दिस इज -30। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आता है -17 आ रहा है, -17 है, तो यानी कि इनवर्स एग्जिस्ट, यानी आपको इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे लिख देना, इट इज नॉट इक्वल टू 0, हेंस इनवर्स एग्जिस्ट। अब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको सारे को फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। को फैक्टर्स आपको निकालने सिखाए हुए हैं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो को फैक्टर्स A11 जो होगा आपका -1, A21 -5, A31 -1, A21, A22, A23, ऐसी A31, A32, A33। तो ये सारे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेकिन आपको इसको सॉल्व करके लिखना है। -8, -6 एंड देन 9, -10, 1, 7, फिर देन कितना आ गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए देख लो, आप निकाल लोगे एडजॉइंट ऑफ ए, एज इट इज पुट करना है। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा इतना। ठीक है, अब आपका ध्यान क्या रखना है, ए इनवर्स निकालने पे। तो जब आपने ए डिटर्मिनेंट निकाल लिया, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, तो अब आप ए इनवर्स निकाल सकते हो। ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। तो देख लो, जब आप वैल्यूज पुट करोगे, ए डिटर्मिनेंट है -17 और एडजॉइंट ऑफ ए है ये, तो इसमें बस -17 जो है ना, उसको डिवाइड कर देना है, तो ये बन जाएगा 1/17, राइट। ये आ गया आपका 1/17। फिर इसके बाद ये आ जाएगा 8/17। ठीक है, एक तो तरीका ये है, और दूसरा भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, एक छोटी प्रॉब्लम आएगी कैलकुलेशन की। तो आप क्या करना, इस केस के अंदर, इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप क्या करना, जब ये आप निकाल लोगे ना, हमेशा आदत डाल लेना है, इससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी बच जाएगी। आप सीधा ऐसे लिखोगे x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए, ये भी एक मैट्रिक्स है, बी भी एक मैट्रिक्स है, अपॉन दिस। तो आप पहले मत डिवाइड करना, -17 को इससे पहले मत डिवाइड करना, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यूज आ जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप क्या करना, इन दोनों को पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से मल्टीप्लाई कर देना। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज -1, -8, -10, -5, -6, 1, -1, 9, 7 को मल्टीप्लाई करोगे बी, बी इज 814 अपॉन -17, इसको एज इट इज रहने देना। तो देखो ये आपका कुछ ऐसा आएगा, -1/17 को, तो देखो ये अपॉन 17 है ना, -17, मैंने इसको ऐसे लिख लिया। और जब आप इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी -17, -34, -51। मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। अब देखो ये -1/17 है ना, ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो अंदर के टर्म से, 1 तो आपका x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, 1 2, 3। तो यहां से आप देख के लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू 1। देखो ये जो है ना, ये इसके बराबर ही है x y z के। तो x के कॉरेस्पॉन्डिंग 1, y के कॉरेस्पॉन्डिंग 2, z के कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा आपका आंसर 3। तो आपने इसको इस वे में सॉल्व करना है, x y z की वैल्यू निकालने के लिए। अब ये तो एक क्वेश्चन हो गया, और क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको ना प्रॉब्लम सम दे दी जाएगी। प्रॉब्लम सम से आपको क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशंस फॉर्म करनी पड़ेंगी, फिर इसको एज इट इज सॉल्व करना पड़ेगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी के साथ एंड करते हैं आज की क्लास। अगर आपके कोई डाउट है, प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। अगर हो सकेगा तो मैं एक वीडियो इसकी एक्स्ट्रा और बना दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।